आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पार्ट 5 को। क्लास 11th के इस चैप्टर के पार्ट 4 में हमने पढ़ा था काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस को, और वो डेरिवेशन हमने ग्राफिकल मेथड से किया था। एक बार हम उन 3 इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ये इक्वेशंस कुछ इस प्रकार थी: v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। और इन इक्वेशंस का डेरिवेशन हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम भी बोल सकते हैं, इस ग्राफ से हमने इसका डेरिवेशन किया था। इस डेरिवेशन में हमने यहाँ पर जिस ग्राफ का यूज़ किया था उसमें हम देख सकते हैं किसी इनिशियल टाइम पर अगर इसकी स्पीड को u माने और फाइनल टाइम पर उसकी स्पीड को v माने, यहाँ बिल्कुल क्लियर है u स्पीड कम है और v स्पीड ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा ही ग्राफ हमने ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जिसकी स्पीड लगातार कम हो रही हो, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। और इस तरह के ग्राफ से अगर ये डेरिवेशंस किए जाएं तो उस डेरिवेशन में कहाँ कहाँ पर फ़र्क आएगा, इस बात को भी नोट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के ग्राफ से जो स्लोप निकाला जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और यहाँ पर स्लोप है पॉजिटिव टाइम एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते समय इस एंगल को हम थीटा बोलेंगे। यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए जो एंगल हमें बनाना है वो भी टाइम की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलते समय यहाँ इस तरह से ये थीटा बनेगा। हम जानते हैं अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, और tan थीटा स्लोप की वैल्यू होती है, और tan थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में होंगी तो वो सारी वैल्यू माइनस में होंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ स्लोप नेगेटिव होगा। इस नेगेटिव स्लोप का मतलब है एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं जब इस ग्राफ से डेरिवेशन करेंगे तो हम एक्सीलरेशन को नेगेटिव मानेंगे, और नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तो इन इक्वेशन में a की जगह सभी जगह -a आ जाएगा। तो इक्वेशन का जो रूप है वो थोड़ा बदल जाएगा। एक और बात, यहाँ पर हमने एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम इस तरह से एक ट्राइंगल बनाते थे। उस ट्राइंगल में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों को निकालते थे। इसी तरह से टाइम डिफरेंस निकालते थे और एक्सीलरेशन निकालते थे वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो जब हम v - u को निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी के ज़्यादा होने की वजह से ये क्वांटिटी पॉजिटिव आती है। लेकिन यहाँ पर पहला कोई टाइम अगर हमने लिया t1 तो यहाँ पर वेलोसिटी u होगी, यहाँ टाइम लिया t2 तो यहाँ पर उसकी वैल्यू v होगी। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू u से कम है, और जब हम v - u निकालेंगे तो कम क्वांटिटी में से ज़्यादा क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो हम स्लोप के साथ साथ अपने नॉर्मल फार्मूले से भी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन को हम 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, इस ग्राफिकल मेथड में कहीं भी हमने डायरेक्शंस की कोई बात नहीं की है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि इन इक्वेशन को हम डायरेक्शन के साथ और डायरेक्शन के बिना दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो एकदम क्लियर है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं, और अगर स्पीड घट रही है तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेना ये डायरेक्शन की वजह से नहीं है, ये हमारे ग्राफिकल डेरिवेशन की वजह से ऐसा है। तो जब भी हम इन इक्वेशन को बिना डायरेक्शन के यूज़ करेंगे, मीन्स स्केलर तरीके से यूज़ करेंगे, तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव तो लेंगे, लेकिन वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का सेंस होगा कि स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है।
अब इन दोनों इक्वेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इन इक्वेशंस को वेक्टर और स्केलर दोनों तरह से इस्तेमाल करके देखेंगे। वेक्टर मीन्स डायरेक्शन को शामिल करके और स्केलर मीन्स बिना डायरेक्शन को शामिल किए हुए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. A part of the question, how high will the ball rise? And B part is, how long will it be before the ball hits the ground? Take G equal to 10 meter per second square. क्वेश्चन के डेटा को हमने नोट कर लिया है। यह है ग्राउंड की पोजीशन, यहाँ से 25 मीटर हाई मीन्स एट द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ए पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है। ए पॉइंट से एक बॉल को फेंका जाता है और बॉल की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। इस ए पॉइंट से बॉल जब ऊपर जाती है तो किसी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचती है और हाईएस्ट पॉइंट को हमने लिखा है बी। और ये हम जानते हैं बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो वहां पर एक मोमेंट के लिए वो रुक जाती है, तो हमने उसकी स्पीड को 0 मीटर पर सेकंड दिखा दिया है। उसके बाद बॉल वापस ए पॉइंट पर आती है और इस ए पॉइंट को हमने आते समय इसी का नाम सी लिख दिया है और लास्ट में जब ज़मीन पर टकराती है तो उसका नाम डी रख दिया है। इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है बॉल किस हाइट तक जाती है मीन्स मैक्सिमम हाइट, और ए से लेकर पूरे मोशन के बाद जब ये बॉल डी पर गिरेगी उस पूरे मोशन का टाइम कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे और उस दो तरह से करने में जितने भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको एक बार स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बार वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काम में लेंगे, जिससे कि हमारे पुराने सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज भी हो जाएं। तो पहले स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम में लेंगे। यूज ऑफ इक्वेशन इन स्केलर फॉर्म। स्टार्ट करते हैं पहले मोशन ए से बी तक के लिए। जैसा कि हम जानते हैं इन इक्वेशन को यूज करने के लिए हमें 5 क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए और वो क्वांटिटीज़ हैं, सबसे पहले u इनिशियल स्पीड। ए से बी के मोशन के लिए इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 20। उसके बाद बात करते हैं फाइनल स्पीड की, दैट इज v। फाइनल स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट पर, वो भी हमें मालूम है, दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बात करते हैं टाइम। टाइम यहाँ मान लेते हैं t और यहाँ पर हमें इस टाइम की वैल्यू नहीं पता है। उसके बाद हम बात करते हैं a से लेकर b तक की डिस्टेंस, दिस इज s, और ये भी अननोन क्वांटिटी है जो हमें पता करनी है। और फाइनल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानना है। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और उस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हमें इस्तेमाल करना है। हम देखते हैं अगर हम पहली इक्वेशन यूज़ करते हैं, पहली इक्वेशन है v, u, a और t, इन 4 क्वांटिटी से बनी हुई। अगर पहली इक्वेशन यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ एक क्वांटिटी अननोन है, इसका मतलब इस इक्वेशन को यूज़ करके हम टाइम पता लगा सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है। उसका कारण क्या है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी स्पीड लगातार कम होती है और हमने ये जाना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है अगर स्पीड कम होती है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव वाली इक्वेशन यूज़ की है। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 20, एक्सेलरेशन इज 10 और टाइम इज t, और यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल जाएगी 2 सेकेंड्स। तो A से लेकर B तक बॉल के जाने का टाइम है 2 सेकेंड। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से हमारे पास 3 इक्वेशन हैं और हम देख सकते हैं
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस ही है जो एक अननोन क्वांटिटी है। तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। यहाँ हम फिर से याद दिलाते हैं, हमने नेगेटिव साइन लिया है क्योंकि मोशन a से लेकर b तक का है, एंड इन दिस मोशन वैल्यू ऑफ स्पीड इज डिक्रीजिंग। यहाँ हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। फाइनल वेलोसिटी 0 यहाँ से, u की वैल्यू 20 यहाँ से, एक्सेलरेशन इज 10 एंड s अननोन क्वांटिटी है। यहाँ से हम s को कैलकुलेट कर लेते हैं और s इज इक्वल टू, जस्ट सिंप्लीफाई किया है, 20 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाए और 2 × 10 से हमने इसको डिवाइड किया और इसका आंसर आया 20 मीटर। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ से हो सकता है, हाईएस्ट पॉइंट है वो A से लेकर 20 मीटर और ऊपर जाएगी। ज़मीन के रेस्पेक्ट में टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 25 + 20 दैट इज़ 45 मीटर हाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 मीटर। तो ये हुआ A से लेकर B तक का मोशन, और अब हमें ये दोनों क्वांटिटी भी मालूम है। अब हम बढ़ते हैं अगले मोशन पर, और वो मोशन है B से लेकर C तक का मोशन, मीन्स वापस आने का मोशन। जैसा कि हम जान चुके हैं, इन मोशन के लिए हमें 5 क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम B से लेकर C तक के लिए उन्हीं 5 क्वांटिटीज़ को फिर से नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी है इनिशियल वेलोसिटी u। तो B यहाँ पर इनिशियल पॉइंट हुआ, क्योंकि B से मोशन स्टार्ट होगा और C तक आएगा, और B पर पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रुका है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी C पॉइंट पर है, और हमें नहीं पता वो बॉल जब C पर आएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो दिस इज अगेन अ अननोन क्वांटिटी। टाइम इज टू बी कैलकुलेटेड, तो ये भी हमारी जानकारी में नहीं है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज फिक्स एंड गिवन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। A से लेकर B तक की डिस्टेंस 20 है, तो B से लेकर वापस से A पर आने में भी वो डिस्टेंस 20 ही होगी। दिस इज 20 मीटर। आपको मैं रिकॉल करा दूं, A पॉइंट और C पॉइंट दोनों सेम पॉइंट हैं। जाते समय हमने इस पॉइंट को A माना है, और बॉल के वापस रिटर्निंग मोशन में इसको हमने C माना है। अब यहाँ पर हम उन्हीं 3 इक्वेशन के बारे में फिर से सोचते हैं। अब यहाँ पर ये मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, स्पीड बढ़ रही है, इसलिए हमें एक्सीलरेशन A को पॉजिटिव लेना होगा। तो इक्वेशन होगी प्लस साइन वाली। टाइम निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, इसके बारे में सोचते हैं। पहली इक्वेशन है v = u + at। हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर v नहीं पता और t नहीं पता, तो इस इक्वेशन में अगर 2 अननोन क्वांटिटी होंगी तो इस इक्वेशन को किसी एक के लिए सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, s = ut + ½ at²। इस इक्वेशन में हमारे पास s मालूम है और t अननोन है और v का यूज़ नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारे लिए काम की है, क्योंकि एक ही अननोन क्वांटिटी है और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस इक्वेशन में सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं डिस्टेंस की वैल्यू को 20 माना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से ये 0 है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है। ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये सॉल्यूशन होगा 20 = दिस इज 5t²। t² को सॉल्व करेंगे, t² = 20/5, दिस इज 4, और टाइम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 सेकेंड। आपको एक बात और मैं बता दूं, जब भी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव
दो तरह की क्वांटिटी हमें मिलेंगी। मीन्स ये 2 सेकंड की वैल्यू हमें प्लस और माइनस दोनों में मिलेगी। लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में तो टाइम चलता ही नहीं है, समय तो हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन वाला टाइम कंसीडर करेंगे। तो आते समय भी टाइम 2 सेकंड हुआ। तो यहाँ पर हमें एक शिक्षा और मिलती है। ए से लेकर बी तक का जाने का टाइम भी 2 सेकंड था और बी से लेकर वापस आने का टाइम भी 2 सेकंड था। तो ग्रेविटेशन मोशन अगर कहीं भी हो और वहाँ पर एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो, एक्सटर्नल इफेक्ट मीन्स ना आंधी चल रही हो, ना हवा का इफेक्ट हो, ना बारिश, ना कुछ और इफेक्ट हो, जैसे सिंपल ये केस है, इसी तरह का केस हो, तो हमेशा ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट तक जाने का टाइम और वहाँ से उस पॉइंट पर आने का टाइम ये हमेशा सेम ही रहते हैं। ये 2 सेकंड, दिस इज़ ऑल्सो 2 सेकंड। मीन्स अगर ये जानकारी हमें होती तो हम इस कैलकुलेशन को किए बिना ही लिख देते, क्योंकि आने जाने का टाइम सेम है, इसलिए ये भी 2 सेकंड होता। अब हम देखते हैं, टाइम हमें मालूम चल गया, लेकिन फाइनल स्पीड कितनी है। फाइनल स्पीड मीन्स ए पॉइंट पर वापस पहुंचते समय स्पीड। इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करें? 3 इक्वेशन हमारे पास हैं। फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हमें इस फाइनल स्पीड के अलावा अब सारी क्वांटिटी मालूम है। सेकंड इक्वेशन में फाइनल स्पीड नहीं है, इसलिए सेकंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी फाइनल स्पीड को छोड़कर हमें सारी स्पीड मालूम है। तो हम इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हैं। इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनल स्पीड v, इनिशियल स्पीड है 0, एक्सेलरेशन 10 एंड टाइम 2 सेकेंड, और यहाँ से फाइनल स्पीड की वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकेंड। आप नोट करिए, फिर एक नया ज्ञान, जिस पॉइंट से उस बॉल को ऊपर फेंका गया उसकी स्पीड 20 है, तो उस पॉइंट पर जब ये बॉल वापस आई तब फिर से उसकी स्पीड 20 ही है। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, तो फेंकते समय जो स्पीड रहती है वापस आते समय भी हमें वही स्पीड मिलती है। अगर ये वाला पॉइंट भी हमें मालूम होता तो हम इस कैलकुलेशन को भी बचा सकते थे। हम डायरेक्ट लिख सकते थे ए पॉइंट पर आने का टाइम 2 सेकंड होगा और ए पॉइंट पर पहुंचते समय स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं सी से लेकर डी तक के मोशन की। इस मोशन के लिए हम फिर से वही 5 क्वांटिटीज़ को यहाँ पर निकाल लेते हैं। इनिशियल स्पीड u। अब हम जानते हैं सी पॉइंट से बॉल जब नीचे आ रही है तो उस समय उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो इस बार नीचे आते समय इनिशियल स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड की बात करते हैं। डी पॉइंट पर टकराते समय स्पीड हमें नहीं मालूम है, तो ये एक अननोन क्वांटिटी हुई। टाइम इज ऑल्सो अननोन, हमें ये कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन फिर से वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट 25 मीटर है, तो डिस्टेंस हमें यहाँ पता है, दिस इज 25 मीटर। मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से स्पीड यहाँ पर बढ़ रही है, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन का पॉजिटिव फॉर्मेट काम में लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले टाइम निकालने के लिए सोचते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करते हैं, v = u + at, तो उस इक्वेशन में v और t हमें दोनों ही नहीं मालूम, तो पहली इक्वेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कहीं से v निकाल लें तब हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम v निकालना चाहें तो हम थर्ड इक्वेशन से v निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में v, u, a और s 4 क्वांटिटी यूज हुई हैं और चारों में सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है, तो हम थर्ड इक्वेशन से v निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन से भी हम t निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी फाइनल वेलोसिटी v यूज नहीं हुई है,
तो 4 क्वांटिटी में से सिर्फ एक अननोन होने की वजह से हम टाइम निकाल सकते हैं। और तो ये हमारी चॉइस है कि हम डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन से टाइम निकालें या पहले थर्ड इक्वेशन से v निकालें और फिर फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालें। ये हमारी चॉइस है। तो हम पहले थर्ड इक्वेशन से v निकालते हैं। इस इक्वेशन में सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं v अननोन है, u की वैल्यू 20, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 और s की वैल्यू 25। सॉल्व करने पर v स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर दिस इज 400 प्लस 25 इंटू 10 दिस इज 250 इंटू 2 दिस इज 500, टोटल इज 900। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ फिर से नोट कीजिए, यहाँ पर भी वैल्यू प्लस और माइनस आती है, लेकिन हम इस इक्वेशन की स्केलर फॉर्म को डील कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी स्पीड है और स्पीड कभी नेगेटिव हम लेते नहीं हैं, तो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी से ही हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे और आंसर होगा 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स टकराते समय उस बॉल की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगी। और हम ये भी देख सकते हैं इनिशियल स्पीड से ये ज़्यादा है। जैसा कि हमने कहा डाउनवर्ड मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है। अब टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80। सभी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। v की वैल्यू है 30, u की वैल्यू है 20, एक्सेलरेशन है 10 और टाइम अननोन क्वांटिटी है। और यहाँ से सॉल्व करके टाइम की वैल्यू निकालते हैं। t इज इक्वल टू 30 माइनस 20 दैट इज 10 एंड डिवाइडेड बाई 10, तो 10 अपॉन 10 दिस इज 1 सेकेंड। तो हम यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट हुआ 25 प्लस 20 दैट इज 45 मीटर हाई और टोटल टाइम हुआ ए से लेकर बी तक का टाइम 2 सेकेंड, बी से सी तक का टाइम 2 सेकेंड और सी से डी तक का टाइम 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम हुआ 5 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइमिंग हुआ 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये एक तरीका था जिसमें हमने स्केलर फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं, लेकिन इस बार इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। मींस डायरेक्शन हर जगह काम में लेंगे। यहां इक्वेशन को यूज करने से पहले हम देखते हैं मोशन कहां से कहां तक का लें। हम ए से लेकर बी तक का मोशन लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमें लेनी होगी और वो डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर बी से सी तक का ले सकते हैं और सी से डी तक का ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इस्तेमाल करते समय डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट जहाँ से चला है हमें पूरे पाथ का ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स वो ऊपर गया और वापस नीचे आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। हमें चाहिए होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और उसके बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस हमें लेनी होती है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम इसको ए से बी, बी से सी, सी से डी माने या डायरेक्ट ए से डी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास फैसिलिटी है तो हम क्यों बीच वाले मोशंस का एनालिसिस करें। हम इसको डायरेक्ट पूरे मोशन के लिए मान लेते हैं। मीन्स फ्रॉम ए टू डी। इक्वेशन यूज करने के लिए वही 5 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए जिसके बारे में हम हर बार बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u, ए से मोशन शुरू होता है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर इस बार डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो हम लिखेंगे डायरेक्शन अपवर्ड। फाइनल वेलोसिटी v, इस समय फाइनल वेलोसिटी फाइनल पॉइंट d पर होगी और वो हमें मालूम नहीं है। दिस इज अननोन क्वांटिटी। टाइम की बात करते हैं। टाइम इज ऑल्सो अननोन क्वांटिटी। नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन
हम जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स। एंड नाउ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है डी, इनके बीच की डिस्टेंस है 25 मीटर। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, हमें यहाँ डायरेक्शन भी चाहिए। और देखिए ए से लेकर डी तक जाते समय डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। अब हमारे पास ये क्वांटिटीज तैयार हैं। अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं तो हमें इन तीन इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन यूज करनी होगी। उसका कारण है v की वैल्यू अननोन है और फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में v यूज होगा, और अगर v यूज होगा तो हम उसकी वैल्यू रख नहीं पाएंगे, तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। अब यहाँ सवाल आता है इक्वेशन कौन सी यूज करें, ऊपर जाते समय मोशन की या नीचे आते समय मोशन की, क्योंकि हमने तो ऐसे पॉइंट ले लिए हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर इक्वेशन यूज करने से पहले आपको सारे साइन रखने पड़ेंगे। डायरेक्शन रखेंगे तो प्लस माइनस रखेंगे, तो यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हो, क्योंकि हमें सभी के साइन यहाँ पर रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो डायरेक्शन हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अब मान लेते हैं या तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने। मान लेते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव। ये हमें मानना है, ऐसी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि अपवर्ड पॉजिटिव होगी या डाउनवर्ड पॉजिटिव होगी। अगर अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड को हम नेगेटिव मानेंगे, इस डाउनवर्ड को भी नेगेटिव मानेंगे। और मोर इम्पॉर्टेंट, अब जो आंसर आएंगे उनमें भी प्लस और माइनस के साइन होंगे, और प्लस माइनस के साइन से ही हमें पता लगेगा कि उनकी डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो अगर यहाँ से वेलोसिटी u इस तरह की कोई चीज़ निकालेंगे तो उनके साइन की भी इम्पोर्टेंस होगी, जबकि स्केलर एनालिसिस में हमने माइनस के साइन छोड़ दिए थे। अब हमें यहाँ t निकालना है, तो t तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम t कैलकुलेट करते हैं। s की वैल्यू रखते हैं 25, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस रखने की वजह से हम यहाँ -25 रखेंगे। u इज़ 20, डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है जो कि पॉजिटिव है। टाइम दिस इज t, प्लस हाफ की जगह हाफ, एक्सीलरेशन इज 10 एंड दिस इज नेगेटिव, तो -10 इंटू टी स्क्वायर। ये हम देख सकते हैं एक डबल ऑर्डर इक्वेशन है, और इसको टाइम के लिए सॉल्व करके हम t निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हमने यहाँ तक सेम लिखा है, 2 और 10 को सॉल्व करके -5 टी स्क्वायर लिख दिया है। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -5, दिस इज 4t एंड दिस इज ओनली टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं, उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले सभी क्वांटिटीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, दिस इज पॉजिटिव। नाउ 4t को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, -4t, और -5 एज इट इज़ है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने लिखा इस 4 को 5 - 1 लिखा। आगे सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर -5t प्लस t -5 इज इक्वल टू 0। पहली दो क्वांटिटी से t को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा t -5 और सेकेंड पार्ट में बचेगा t -5। अब इन दो पार्ट में से t -5 को कॉमन लेते हैं, तो t -5 कॉमन लेने से फर्स्ट पार्ट में बचेगा t और सेकेंड पार्ट में बचेगा 1, t + 1। अब यहाँ पर दो अलग अलग फैक्टर हो गए। ये दोनों अलग अलग फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं या तो t -5 0 होगा या फिर t + 1 0 होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक 0 होने पर ही इनका प्रोडक्ट 0 आएगा।
यहाँ से t की वैल्यू आएगी 5 और यहाँ से t की वैल्यू आएगी -1। और हम जानते हैं टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए सिर्फ इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस केस में टाइम आएगा t = 5 सेकेंड। और ये टाइम टोटल मोशन a से लेकर d तक का टाइम है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं वेक्टर एनालिसिस में जब इक्वेशंस में डायरेक्शन को कंसीडर किया तो हमें उसके अलग अलग टुकड़े तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक बार में ही सारा आंसर आ जाता है। तो हम ये जान सकते हैं कि वेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारी कितनी सारी कैलकुलेशन को ये छोटा कर देता है। आगे आने वाली सभी कैलकुलेशंस में हम वेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वेक्टर्स का आना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्शन का एनालिसिस हमें आना ही चाहिए। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर और वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए हम थोड़ी सी पुरानी बातें करते हैं। मोशन के स्टार्ट में हमने समझा था एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमने कहा था कि देखने वाला एक ऑब्जर्वर होता है और वहीं पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड एक्सेस मानते थे और कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें की थी। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा वो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, इसका मोशन कैसा होगा, इसका एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वर की। अभी तक जितने ऑब्जर्वेशन हमने किए, हमने कभी कार को चलते देखा, कभी बॉल को ऊपर जाते देखा, कभी पत्थर को नीचे आते देखा, उसमें हमने एक बार भी ये नहीं कहा ऑब्जर्वर की कंडीशन क्या है। ऑब्जर्वर मीन्स हमने हर जगह ये माना कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है और वो रुके हुए ही ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अब ज़रा सोचिए, ऑब्जर्वर भी चल रहा होता तो हमारे ऑब्जर्वेशंस पर क्या फ़र्क पड़ता। इस चीज़ को समझने के लिए पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम यानी कि ऑब्जर्वर एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन की विंडो से हम बाहर की चीज़ें देख रहे हैं। तो हम देखते हैं बाहर की वो चीज़ें जो कि ज़मीन पर फिक्स हैं यानी रुकी हुई हैं, वो भी हमें चलती हुई नज़र आती हैं और उनके चलने की डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट है। तो हमने देखा कि अगर हम चलते हुए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमें रुकी हुई चीज़ें भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं और वो भी पीछे की तरफ, जबकि एक्चुअल पोजीशन ये है कि वो अपनी जगह फिक्स हैं। सोचिए क्या होता कि अगर हम चलते हुए जा रहे हैं और हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा जो खुद अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता। हमने अभी देखा कि रुकी हुई चीज़ भी हमें तो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आती है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, सच में जा रहा होगा, उसकी स्पीड तो और भी तेज़ नज़र आएगी, लेकिन वो भी हमारी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जब हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते समय हम उसी ऑब्जेक्ट को देखने के अलावा आसपास की बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। तो उन बाकी चीज़ों से भी हमें एक अंदाज़ा होता है कि वाकई में असली सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर हमें बाकी की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होती हैं तो हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें लगता है कि जिस ट्रेन को हम देख रहे हैं वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन अगर इस मोशन को हम एकदम शुरुआत से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये ट्रेन तो रुकी हुई थी, वास्तव में मोशन में तो हम खुद थे। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन वास्तव में हमें गलत रिजल्ट पर पहुंचा सकते हैं। अब जरा सोचते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमारी ही डायरेक्शन में चल रहा हो। यहाँ पर हम देखते हैं दो ट्रेनें हैं। एक ट्रेन वो है जिसमें हम बैठे हुए हैं और एक ट्रेन वो है जो हमें सामने दिखाई दे रही है। अगर हम ग्राउंड की पोजीशन को देखें तो ग्राउंड को ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं कि दोनों ट्रेन मोशन में हैं और दोनों ट्रेन की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं।
लेकिन इस कंडीशन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाली ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रही है, तो हमें ये फील हो सकता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, तो सामने वाली ट्रेन की स्पीड हमें थोड़ा कम होती हुई नज़र आती है और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि सामने वाली ट्रेन बिल्कुल रुकी हुई नज़र आती है। ये वो पोजीशन है जब हम दोनों की स्पीड सेम हो चुकी है। मीन्स अगर हम अपनी स्पीड को v1 मान लें, सामने वाले की स्पीड को v2 मान लें, तो इस समय v1 इक्वल टू v2 होगा। और अगर हम अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा लें तो उस केस में हम देखते हैं कि सामने वाली ट्रेन अब हमें अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इस समय हमारी स्पीड ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर देखा, अगर ऑब्जर्वर भी मोशन में है तो वास्तव में जो घटना घटित हो रही है हमें उससे कुछ अलग नज़र आ रही है। मीन्स रुकी हुई चीज़ें पीछे की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली चीज़ें हैं उनकी स्पीड तेज़ नज़र आती है, या सेम डायरेक्शन में चलने वाली चीज़ें कभी आगे चलती हुई नज़र आती हैं, कभी पीछे जाती हुई नज़र आती हैं और कभी रुकी हुई भी नज़र आती हैं। तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम एनालिसिस करें, लेकिन करते समय हम खुद भी मोशन में हों, तो उस तरह का मोशन रिलेटिव मोशन कहलाता है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन देना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर विच इज इन मोशन इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में चूँकि डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यहाँ पर स्पीड वाला पार्ट हम काम में नहीं लेते, हम वेलोसिटीज़ को ही काम में लेंगे। और यहाँ पर सिर्फ दो ही डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, तो प्लस और माइनस से काम चल जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे मेज़र करें। मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि अगर हम रुके हुए होंगे तो हम शानदार ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तो हम खुद को चलते हुए भी रुका हुआ कैसे माने। इसके लिए इस छोटे से एनिमेशन को देखिए। यहाँ हम देखते हैं एक बच्चा सड़क पर चल रहा है, तो उस बच्चे को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे बच्चा अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन को शो कर रहा है। लेकिन अगर बच्चा जिस सड़क पर चल रहा है वो सड़क ही चल रही होती तो क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पर बच्चा चल रहा है, लेकिन चूंकि रोड जो है बच्चे की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए बच्चा आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मीन्स बच्चा एक जगह रुका हुआ है। तो ये एक तरीका हुआ, एक इमेजिनरी तरीका है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरीके में चलता हुआ ऑब्जेक्ट को हम रुका हुआ मान सकते हैं अगर हम उसकी रोड को उसी की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चला दें। तो इस तरह से हम उस ऑब्जर्वर को रुका हुआ मान लेंगे और इस तरह के ऑब्जर्वर से जो ऑब्जर्वेशन होगा वही होगा रिलेटिव ऑब्जर्वेशन। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं। इस डायग्राम में हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट का एनालिसिस है जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। बाहर वाली जो शेप है मान लेते हैं ये है रोड, और अंदर जो ऑब्जेक्ट है 1 और 2 ये हैं कार या कोई व्हीकल। ऑब्जेक्ट नंबर 1 की वेलोसिटी है v1 और 2 की वेलोसिटी है v2, और यहाँ ये पता चल रहा है दोनों को हमने पॉजिटिव माना है। मीन्स राइट हैंड साइड की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेंगे। अगर हम इस 1 को ऑब्जर्वर मानते हैं तो हम चाहेंगे कि ये ऑब्जर्वर एक जगह रुका रहे, और अगर इसको एक जगह रोकना है तो हमें इस रोड को v1 स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चलाना होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम देख सकते हैं रोड पर हमने एक वेलोसिटी अप्लाई कर दी है, दिस इज v1। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि इस v1 वेलोसिटी से ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम देखते हैं इन दोनों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस 1 के लिए। इस 1 की ओरिजिनल स्पीड है v1 जो कि ये है,
लेकिन रोड की स्पीड को भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो हम जानते हैं इसकी टोटल स्पीड 0 होगी, जैसा कि उस एनिमेशन में उस बच्चे के साथ हुआ था। बच्चे के नीचे की रोड अगर चलने लग गई तो वो बच्चा एक ही जगह नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर भी ये कार जो चल रही है, पहले ये आगे चल रही थी इस तरह से, लेकिन जब ये आगे चलते चलते रोड भी पीछे जाने लग गई तो ये कार एक ही जगह नज़र आएगी। तो अब ये कार हो गई रेस्ट में। अब देखते हैं सेकंड पर क्या इफेक्ट पड़ा। सेकंड की ओरिजिनल वेलोसिटी है v2, ये हमने यहाँ से लिखी, लेकिन उसमें अगर इसको ऐड कर देंगे तो प्लस इसमें हमने v1 को ऐड किया तो यहाँ पर रिजल्ट आया v2 माइनस v1। तो हम ये कह सकते हैं 1 अगर ऑब्जर्व करेगा 2 को तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी है उसको v2 माइनस v1 नज़र आएगी, और यही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको एक बार नोट करते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इस सेंटेंस का मतलब समझिए, विद रेस्पेक्ट टू 1 का मतलब है 1 यहाँ पर ऑब्जर्वर है जिसको हमने इमेजिनरी तरह से रुका हुआ मान लिया है, और 2 की वेलोसिटी हम पता लगा रहे हैं जिसकी ओरिजिनल वेलोसिटी v2 है, लेकिन 1 से देखने पर क्या होगी। इसको लिखने का तरीका है v21। देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसका साइन हमने पहले लिखा और जो ऑब्जर्वर है उसको हमने बाद में लिखा। तो जब भी इस तरह का 2 1 नज़र आए तो समझिए 2 ऑब्जेक्ट है और 1 ऑब्जर्वर है, और रिलेटिव वेलोसिटी आई है v2 माइनस v1। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम उस वीडियो की तीनों पोजीशन को भी समझ सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर v2 यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती तो आंसर आता v2 माइनस v1 से ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो पॉजिटिव आंसर आता। मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं अगर v2 की वैल्यू v1 से ज़्यादा होती तो इस समय आंसर पॉजिटिव होता, और पॉजिटिव आंसर का मतलब है ये वाली डायरेक्शन। मीन्स ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ नज़र आता। तो जो दूसरी वाली ट्रेन थी वो हमें हमारी वाली ट्रेन से आगे जाती हुई नज़र आ रही थी। अगर हम यहाँ कहें कि v2 और v1 इक्वल होते तो ये रिजल्ट होता v2 माइनस v1 से दिस इज़ नाउ 0। तो ये वो केस था जब दोनों की ये वेलोसिटी सेम होने से वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ नज़र आ रहा था। तो कुछ समय के लिए वो ट्रेन हमें एक ही जगह रुकी हुई नज़र आई थी, तो वो यहाँ से पता लग सकता है। अगर हम ये कहते कि यहाँ पर v1 की वेलोसिटी ज़्यादा होती, मीन्स ऑब्जर्वर तेज चल रहा होता, तो उस केस में नेगेटिव साइन की वैल्यू ज़्यादा होने से अब जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आंसर होगा, और नेगेटिव आंसर का मतलब है डायरेक्शन इससे अपोजिट, मीन्स ये वाली डायरेक्शन। तो हमें ये ट्रेन पीछे की तरफ जाती हुई नज़र आती, जैसा कि उस वीडियो में फाइनली हुआ था। तो ये तीनों कंडीशन सिर्फ इस एक फार्मूले से हम समझ सकते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हों तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए उनकी वेलोसिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते तो क्या होता। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1 की वेलोसिटी को v1 बताया है और ऑब्जेक्ट नंबर 2 की वेलोसिटी को v2 दिखाया है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये अपोजिट डायरेक्शन का केस हुआ। यहाँ पर जैसा कि हमने पहले माना था, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हम ऑब्जर्वर मानेंगे और इसको हम अपने स्टाइल में रोकने की कोशिश करेंगे, और हमारा तरीका है इस रोड को इस v1 वेलोसिटी से चलाना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में हमने शो किया है हमने इस रोड को अपोजिट डायरेक्शन में चलाया है। इसका इफेक्ट
इस ऑब्जेक्ट 1 पर क्या होगा, इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है v1, ये वाली वेलोसिटी, और अब चूंकि रोड की वेलोसिटी भी शामिल है तो रोड की वेलोसिटी को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी 0। मीन्स इस समय ये ऑब्जर्वर एक ही जगह पर माना जा सकता है। अब अगर ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो यहाँ पर सेकंड नंबर की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है v2, लेकिन वो v2 ऑलरेडी नेगेटिव साइन के साथ है। अब इस v2 में रोड की वेलोसिटी को भी हम ऐड करते हैं, तो रोड की वेलोसिटी ऐड करने के बाद टोटल वेलोसिटी हो गई -v2 - v1। इसको हम लिख सकते हैं -v1 + v2। तो हम देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, दिस इज -v2 + v1। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते तो उनकी दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, लेकिन माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जर्वर को वो अपनी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए नज़र आते। अब आप सबसे पहले वाले वीडियो को भी सोच सकते हैं, जब हम एक ट्रेन में जा रहे हैं और रुके हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि फिक्स्ड हैं, तो हमें उनकी वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी से अपोजिट दिखाई देती है। देखिए किस तरह से, ये है v2 वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं। सोचिए कि अगर ये 0 होता तो उस केस में हम कहते v2 = 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आती -v1। मीन्स वो सारे रुके हुए ऑब्जेक्ट हमें अपनी ही स्पीड से चलते दिखाई देते, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती। और इसी तरह से अगर इस v2 की स्पीड 0 के अलावा कुछ होती अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड हमें और भी ज़्यादा तेज़ नज़र आती, क्योंकि हमने अपनी स्पीड को भी उसमें जोड़कर तब हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ है। तो ये केस था व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले को जानने के बाद अब हम ये सोचते हैं कि अगर हम उन दो ऑब्जेक्ट के ग्राफ को एक साथ बनाएंगे तो उनके ग्राफ किस तरह से बनेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है, ग्राफ बनाने के लिए वही सब मेथड काम में लेंगे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। हम एक एक करके उन ग्राफ्स का डिस्कशन करते हैं। हमने यहाँ पर टाइम एक्सेस और पोजीशन एक्सेस बना लिया है। हम जानते हैं यहाँ पर हमने जितने केस समझे हैं उनमें सब जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है, और पोजीशन टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि थोड़ी सी तिरछी होती है, टाइम एक्सेस पर झुकी हुई होती है, और टाइम एक्सेस पर ग्राफ का जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी की वैल्यू को देता है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट x2 पोजीशन पर है और एक ऑब्जेक्ट x1 पोजीशन पर है। देखने से ही पता लग रहा है x2 वाला ऑब्जेक्ट x1 से आगे है, ये x1 ये x2। अगर ये दोनों के दोनों चलते हैं और दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो देखिए यहाँ पर टाइम एक्सेस और यहाँ पर टाइम एक्सेस से जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा वो सेम स्लोप का होगा। तो जो स्लोप हम यहाँ बनाएंगे सेम उसी तरह का स्लोप हमें यहाँ भी बनाना है। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा। तो ये ग्राफ ऐसे दो ऑब्जेक्ट का ग्राफ हुआ जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। और चूंकि ये कभी मिल नहीं सकते क्योंकि ये हमेशा आगे पीछे ही रहेंगे, तो इस ग्राफ में कहीं पर भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। अब हम देखते हैं इस ग्राफ में। अब हम मान लेते हैं कि x2 वाला जो ऑब्जेक्ट है जो आगे है और x1 पीछे है, ये स्लो चल रहा है और पीछे वाला फास्ट चल रहा है। तो होगा क्या, थोड़ी देर में पीछे वाला ऑब्जेक्ट इसको पकड़ लेगा। तो उस केस में x2 का ग्राफ और x1 का ग्राफ बनाते समय, x2 और x1 का मतलब है ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ऑब्जेक्ट नंबर 1, इस ग्राफ का स्लोप हमें कम बनाना होगा क्योंकि ये स्लो चल रहा है। तो कम का मतलब है इसका झुकाव कम, और नंबर 1 वाले का स्लोप ज़्यादा बनाना होगा क्योंकि ये फास्ट चल रहा है, तो इसका इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा। हम देख सकते हैं ये वाला थीटा और ये वाला थीटा डैश,
नीचे वाला थीटा ज़्यादा है, मीन्स इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है पीछे वाले ऑब्जेक्ट ने आगे चलते हुए इसको किसी जगह पर पकड़ा है, तो ये है उसका कॉमन पॉइंट। सेम डायरेक्शन में चलने वाले ऑब्जेक्ट, लेकिन इस समय x1 की वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर इन्हीं को फिर से रिप्रेजेंट करें लेकिन x2 की वेलोसिटी को इस बार ज़्यादा दिखाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये x2, ये x1, इसका स्लोप ज़्यादा दिखाना है तो इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा, और इस तरह से ये ग्राफ बनाया। इसका स्लोप थोड़ा कम दिखाना है तो ये कम इंक्लिनेशन का। और यहाँ देख सकते हैं इन ग्राफ में कोई इंटरसेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि अगला ऑब्जेक्ट स्पीड तेज होने की वजह से ये हमेशा आगे ही रहेगा। तो ये तीनों ग्राफ हैं जो सेम डायरेक्शन में चलते हुए ऑब्जेक्ट की कंडीशंस हैं। अब हम बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले ऑब्जेक्ट। फिर से हमने मान लिया ऑब्जेक्ट्स x1 और x2 पोजीशन पर रखे हुए हैं। दिस इज x2, दिस इज x1। अब हम इन ऑब्जेक्ट को चलाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। x1 को हम चलाते हैं इधर, x2 को चलाते हैं इधर, तो दोनों की वेलोसिटीज़ अपोजिट डायरेक्शन में हुई। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एक का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो इस तरह के ग्राफ बनेंगे और यहाँ पर इंटरसेक्शन दिखाई देगा। मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों के दोनों एक बार किसी कॉमन पोजीशन पर जरूर आएंगे। अगर ये इस तरह से नहीं होते, x2 चला जाता राइट हैंड साइड में और x1 चला जाता लेफ्ट हैंड साइड में, तो इनका कभी इंटरसेक्शन नहीं होता। ऐसा कोई केस होता तो ये x2 है, ये x1 है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव वेलोसिटी। तो ऐसे केस में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे लेकिन इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम जैसे चाहें जितने चाहें ग्राफ बना सकते हैं, सिर्फ हमें उनके मोशन को ध्यान में रखते हुए पुराने तरीके अप्लाई करके ग्राफ बनाना होता है। और रिलेटिव वेलोसिटी को और ज़्यादा समझने के लिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे।